Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. This is part 2 of Unit 1 Block 1 MPCE 031. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ. ये है सेकंड पार्ट ऑफ यूनिट 1 जिसमें हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कंक्लूसिवली इस सब्जेक्ट को लेके आ पाए. सो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होता क्या है ये जानना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है. तो ये वो फील्ड है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन में जो सोशल प्रोसेसेस चलते हैं, सोशल प्रोसेसेस मतलब इंटरेक्शन ऑफ ए एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द एम्प्लॉय. एम्प्लॉयज जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्शन कैसा है और ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्शन कैसा है उसको हम समझते हैं यहाँ पे, और जहाँ पे भी कमी लगती है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. ये काम होता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का. तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है उसको डिफाइन किया गया है साइंटिफिक टर्म में. इसकी डेफिनेशन मैं वैसे ही रीड करके बताऊंगी जो मैंने पढ़ा है. साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स. ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में जो इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है और ग्रुप का बिहेवियर होता है उसकी साइंटिफिक जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहते हैं. इसके अलावा एक और टर्म है जो आपने सुना होगा, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. आपको क्या लगता है ये दोनों एक ही हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अलग है एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी अलग चीज है. हाउएवर इन दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है. दोनों में थोड़ा फर्क है और क्या फर्क है वो भी हम आज समझेंगे. आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि कैसे क्या शुरू हुआ. तो सबसे पहले जो फील्ड आई थी वो आई थी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की, और ये 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का जन्म हो चुका था. और बेसिकली जो थ्योरीज थी, साइकोलॉजिकल थ्योरी और प्रिंसिपल्स थे, वो ही यूज किए जाते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए. जो फौजियों को सिलेक्ट किया जाता था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो डरपोक नहीं होना चाहिए. फर्स्ट क्राइटेरिया तो यही होता है. तो कैसे पता लगेगा कि वो कितना बहादुर होगा, युद्ध में लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा, दिमाग यूज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. उसके लिए ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को यूज किया गया कि कैसे सिलेक्ट करना है उनको. उनका स्पेसिफिकली मेंटल रिटार्डेशन चेक करने के लिए भी हुआ था जब हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट भी डिस्कवर हुए थे. अगर आप मेरा चैनल देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने इसके बारे में भी बहुत कुछ डाला है. हाउएवर थोड़ा बोरिंग लगता होगा, स्क्रीन पे ये चीज़ें दिखती हैं और बोलने वाला नहीं दिखता और बहुत बोरिंग सा स्क्रीन डिस्प्ले होता है. बट स्टिल अगर आप सुनेंगे पूरा तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि मैंने क्या बताया है उसमें, और जिन्होंने सुना है उनको अच्छा भी लगा है. काइंडली लिसन व्हाट आई एम टेलिंग. तो ये पूरी सारी स्टोरीज कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से. अगर आपको प्रीवियस नॉलेज है तो आपको इसको भी सुन के समझ में आएगा कि कैसे सब कुछ रिलेटेड है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट जब हुआ तब इसका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का यूज करते थे. और सिलेक्शन के अलावा फिर हमने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया मोटिवेशन के लिए, लीडरशिप, एटीट्यूड, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोरल, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. इन चीज़ों के लिए भी हमने इसको एक्सटेंड कर दिया. तो रिसर्चर्स जो है डिफरेंट डिसिप्लिन्स के और इंक्लूडिंग सोशल साइकोलॉजी के सबसे ज़्यादा, उन लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग शो की कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करते हैं. तो थ्योरीज एंड रिसर्चेस जो भी हुए हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर के ऊपर, ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर, या इंटर ग्रुप बिहेवियर के ऊपर, या मैक्रो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को लेकर, उसके बेसिस पे ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की फील्ड जो है और डेवलप होना शुरू हो गई, और वहीं से ही ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का भी जन्म हो गया.
तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अर्ली 1990s में क्या था, ये बॉक्स में सारा बताया, क्रोनोलॉजिकल समरी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या हुआ। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने बताया जो फिनोमेना, एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में वेबर ने बताया 1920 1930। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। और फिर हॉथॉर्न स्टडीज हुई। हॉथॉर्न स्टडीज क्या होती है, ये यहाँ पे मैंने रेड से मेंशन किया है। ये 1924 से 1933 के बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट्स चले हुए थे वर्क प्लेस पे, कि क्या एक्सपेरिमेंट किए थे कि कैसे वर्क कंडीशंस जो है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट डालती हैं। सो ये स्टडी इस टाइम पे हो गई थी। 1940s 1950s में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तब ह्यूमन रिलेशंस पर्सपेक्टिव के बारे में भी डेवलपमेंट हुआ। लुइन ने कंडक्ट किए थे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वर्क डायनामिक के ऊपर, उसके ऊपर वर्क हुआ। देन 1960s एंड 1970s में फिर इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में चेंज, डिवीजन 14 जो था एपीए का, उसको भी चेंज कर दिया गया था, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के टर्म से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। एंड देन बाकी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्क कॉन्फ्लिक्ट, इस चीज़ के ऊपर भी स्टडी हुई है, इसके ऊपर भी अटेंशन गया है। फिर 1980s 1990s में इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हो गया, मतलब पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनीज इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, है ना। तो क्या हुआ, लोग तरह तरह के अलग अलग वर्ल्ड के लोग एक जगह पे काम करना शुरू हो गए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया इकोनॉमी का। फिर वर्क फोर्स के डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए। डेमोग्राफिक्स चेंज होना मतलब लोग अलग अलग जगह पे जाके काम करना शुरू हो गए। आपने भी देखा होगा, अभी भी है, लोग विदेशों में जा जाके काम कर रहे हैं, इंडिया से दूसरे कंट्री के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। सो ये इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन हो जाना, कि सब मिक्स हो जाना सब कुछ। सो नोशन जो जॉब का था उसको भी रीडिफाइन करना पड़ा। तो ये जो फील्ड है आईओ साइकोलॉजी, मतलब इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी की, ये बहुत उसका ये कुछ जो स्टार्टर्स थे, जो पॉइनियर्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया था इसको, उनके नेम्स हैं ह्यूगो मंस्टरबर्ग। सॉरी इफ इसका प्रोनाउंसिएशन मैं रॉन्ग कर रही हूँ, आप गूगल कर सकते हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन प्रोनाउंसिएशन, सो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में फॉल्स हो। ह्यूगो मंस्टरबर्ग, then Walter Dill Scott and Walter Bingham, I guess यही होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन। सो इन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया, और उन्होंने सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के अलावा फिर बाकी चीज़ों पे भी काम करना शुरू कर दिया था। जो टेलर हैं उन्होंने प्रिंसिपल्स यूज़ किए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, टाइम एंड मोशन स्टडीज़ के, पीस रेट कंपेंसेशन, एफिशिएंट डिज़ाइन ऑफ जॉब्स, इन सब के ऊपर काम करना शुरू किया। फिर वेबर, जो मैक्स वेबर थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी जो ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो रैंकिंग होती है ना, सबसे सीईओ, फिर जो भी ट्रस्टीज होते हैं, जो भी रैंकिंग वगैरह होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऊपर उन्होंने देखा, उसके प्रिंसिपल पे वर्क करना शुरू कर दिया। एंड बहुत सारे टॉपिक्स पे उन्होंने लिखना भी शुरू किया, लीडरशिप के ऊपर, पावर के ऊपर, नॉर्म्स के ऊपर, ऐसे टॉपिक्स पे भी लिखा। फिर जो हिस्टोरिकल बिगिनिंग थी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की, उस कुछ इवेंट्स की वजह से, जैसे हॉथॉर्न स्टडीज, ये मैंने बताया कि वर्क प्लेस पे कैसा एनवायरनमेंट होता है, उसके बेसिस पे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो वर्कर्स जो है उन्होंने जो क्लासिकल मोटिवेशन क्या होता है, क्लासिकल मोटिवेशनल अप्रोच क्या होती है कि पैसा दे दो हम काम करेंगे, है ना। जो इकोनॉमिक रिवार्ड से लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। जो टेलर ने बताया था कि आप पैसा दो तो इंसान काम करेगा, ज़्यादा पैसे की लालच में काम कर, अभी भी बहुत सारे लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमें पैसा ज़्यादा दो, हम ज़्यादा काम करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क कंडीशंस, वर्क सर्कमस्टांसेस, देयर हेल्थ, सारी चीज़ों को छोड़कर पैसा मोटिवेट करता है और लोग काम कर देते हैं। बट हॉथॉर्न स्टडीज़ ने ये भी बताया कि पैसे के अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो लोगों को इम्पैक्ट करती है, उनकी प्रोडक्टिविटी पे असर छोड़ती है, स्पेसिफिकली वर्क कंडीशंस। सो ये टेलर ने फर्स्ट टाइम बताया था कि वर्कर्स जो हैं उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया क्लासिकल मोटिवेशनल अप्रोच जो इकोनॉमिक रिवार्ड वाली थी वो। इंस्टेड
जो इंडिविजुअल, ग्रुप और सोशल प्रोसेसेस थे उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया वर्कर्स के एटीट्यूड एंड बिहेवियर पे। सो टेलर पहले इंसान थे जिन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि पैसे के अलावा और चीज़ें भी मैटर करती हैं। फिर ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट भी ट्रिगर हो गया था ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, जहाँ पे हमने इंसानों का रिलेशनशिप कैसा है उसके ऊपर स्टडी की। जो एम्प्लॉयज़ थे उनको सिर्फ एक ऐसे मशीन जैसा नहीं समझा गया। फिर आगे जाके जब ये पता चला कि भाई बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें ये नोटिस किया गया कि लोगों को रेस्पेक्ट भी चाहिए अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को में आगे अचीव करने के लिए उनको इज्जत की ज़रूरत है, और उनके बाकी चीज़ों में जहाँ जो जो फैक्टर्स उनकी हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं उनकी भी ज़रूरत है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को और इम्पोर्टेंस मिला कब? वर्ल्ड वॉर 2 में, जब फर्दर यही स्टडीज़ की जिक्र हो रही है, हॉथॉर्न स्टडीज़ की। सो रिसर्चर्स जो थे वो मुजाफर शरीफ एंड कर्ट लुइन थे। लुइन ने जो कंडक्ट किया था अपनी रिसर्च, उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर भी स्टडी की है, बहुत सारे टॉपिक्स पे स्टडी की है, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ सोशल क्लाइमेट्स एंड लीडरशिप। फिर मोटिवेशन, ग्रुप डायनामिक्स, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें उन्हीं ने स्टडी की। फिर उसके बाद 1970s से 1980s के बीच में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो मैच्योर होने लगी, एंड 1970s में डिवीजन 14 को रीनेम कर दिया एपीए ने। एपीए क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो सबसे बड़ा एसोसिएशन माना जाता है साइकोलॉजिस्ट का। उसने इसका फॉर्मली जो इसका नाम था इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से चेंज करके इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कर दिया। फिर आगे देखने के लिए मिला कि जो बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत सारे फोर्सेस से इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे भी फोकस करना शुरू कर दिया, जैसे कि वर्क फैमिली इंटरफेस कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस एंड हेल्थ कैसी है, ये वाली चीज़ों पे भी। लेट 1980s से लेके अब तक जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं वो बहुत सारे हैं, कोई एक नहीं है। अभी आप देखो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की कितनी डिमांड है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की कितनी डिमांड है, हर कंपनीज में ईएपी हो गया है। सो वो इसी वजह से हो गया है क्योंकि इसमें काफ़ी डेवलपमेंट आया और हमें बहुत सारे फैक्टर्स पता चले जो वर्क परफॉर्मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अगेन जो मेजर चेंजेस हमने देखा वो ग्लोबलाइजेशन देखा, जहाँ पे डेमोग्राफिक कंपोजिशन चेंज हो गया वर्कफोर्स में, कल्चरल डाइवर्सिटी आ गया, जो शिफ्ट था वो स्टेबल जॉब से टेम्परेरी जॉब्स में ज़्यादा हो गया, प्रोजेक्ट बेस वर्क हो गया। आपने देखा होगा प्रोजेक्ट मिल जाते हैं अब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, वो एक ही रोज़ सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम नहीं करते, उनके वैरायटी ऑफ वर्क इज़ देयर, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट इज़ देयर। सो कभी उनको प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है, कभी रख दिया जाता है, वो भी एक स्ट्रेसर हो जाता है। फिर वो अलग अलग कल्चर में उठते बैठते हैं, वो भी उनके लिए एक स्ट्रेसर का काम करता है। Now coming to organizational psychology and organizational behavior. Organizational psychology and organizational behavior दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मूरहेड एंड ग्रिफिन ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिफाइन किया था, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स, द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। सो इन्होंने 3 कैटेगरी में इसको डिफाइन किया है, 3 ग्रुपिंग करके। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? किसी एक ह्यूमन का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। दूसरा, जो ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन पे बिहेवियर। तो ह्यूमन का ऑर्गेनाइजेशन पे, फिर दोनों के बीच का इंटरेक्शन, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन पे। इस तरह से इन्होंने 3 वे बताया है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे क्या बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिर्फ उसी को नहीं देखता, ये मैक्रो लेवल पे भी देखता है। डिफरेंट प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज कैसी है, स्ट्रक्चर एंड चेंज क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ों पे भी ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नोटिस करता है।
तो की डिफरेंस अगर आप देखें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो ज़्यादा एक्लैक्टिक अप्रोच है, मतलब कि इसमें कॉम्बिनेशन आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, लेबर रिलेशंस, ये सारे डिसिप्लिन भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जबकि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो होता है वो मेनली सब फील्ड है साइकोलॉजी का, क्योंकि नाम ही ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की सब फील्ड तो होगी। सो उनका जो स्पेशलाइजेशन होता है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में है, इंडिविजुअल का किस तरह से बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो कैसे इंडिविजुअल अप्रोच को देखता है, कैसे उस पे ही हम फोकस करते हैं सिर्फ, किस तरह से हम इंडिविजुअल बिहेवियर पे चेंजेस ला सकते हैं, उस पे हम कर सकते हैं। जो स्मिथर्स हैं उन्होंने अभी बताया था, वेयर एज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी tends to move from study of the individual to the organization, organizational behavior moves from the organization to the study of the individual. So industrial and organizational psychology में आप क्या देखते हैं, ये इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ स्टडी करता है, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से इंडिविजुअल की तरफ करता है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। नाउ स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का क्या स्कोप है, कैसे ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, हम क्या करें, इसकी क्या यूटिलिटी है, वो इन्होंने बताया है। तो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है, जैसे मैंने शुरू में या जब ये सेकंड पार्ट मैंने शुरू किया था तब मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप ये समझते हैं कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एक ही चीज़ है, तब मैंने बोला था ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग कैसे हैं वो इन्होंने यहाँ पे टेबल बना के बताया, तो मैं ज़्यादा डिटेल में ये सब नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये वही दिया है जो यहाँ इस टेबल पे दिया हुआ है, तो अननेसेसरीली वीडियो बढ़ाने की बात हो जाएगी। इंडस्ट्रियल साइड जो है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ते हैं, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपेंसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, ये सब आती है। और जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है उसमें हम सोशलाइजेशन, मोटिवेशन, वर्क स्ट्रेस, लीडरशिप, ग्रुप परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये वाली चीज़ें पढ़ते हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो डिफर करती है। तो इन्होंने यहाँ पे जो बताया है ये यही बताया है कि ये दोनों जो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है ना, इनको कंबाइन करके आईओ साइकोलॉजी बनाया गया है, और इन दोनों के टॉपिक्स जो है यहाँ पे जैसे मैंने रीड किया था इसके अंडर ये आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स को कैसे हम यूज करें सो दैट ऑर्गेनाइजेशंस को हम हेल्प कर सके, किस चीज़ में हेल्प कर सके कि उसके जो एम्प्लॉयज़ है ना वो अच्छे से काम कर सके। तो इन्होंने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दिया है एक्चुअली इस पैराग्राफ में, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से करना होगा। और जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजिकल थ्योरीज को यूज़ करता है डायग्नोस करने में और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने में हेल्प करता है। अगेन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिकली बेस्ड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड रिसर्च मेथड्स को यूज़ करता है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने के लिए, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखने के लिए मिलते हैं। सो इस तरह से ये जैसे ये टॉपिक मैंने ऊपर रीड किए थे वही इन्होंने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स, इन्होंने एक राइटर का नाम लिया है जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छी बुक्स लिखते हैं, कूपर एंड लॉक के 2000। इन्होंने जो बुक है उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो मैं रीड नहीं करूँगी क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जैसा लग रहा है मुझे, बट अगर आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में और, तो आप कूपर एंड लॉक के बारे में की बुक ले सकते हैं, जिसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे टीम इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, इन सब के बारे में बात की गई है। टॉपिक्स कवर्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब हम जो जो टॉपिक्स ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, उसके बारे में इन्होंने छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं, तो उन्हीं को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे कि वर्क मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन क्या होता है बेसिकली, मोटिवेशन होता है वो फोर्स जो आपको एनर्जी देता है आपके गोल तक पहुंचने के लिए।
आपके अंदर जो एनर्जी जनरेट हो जाती है कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। जैसे कि मेरा मोटिवेशन है ये वीडियो बनाने का, तो मैं सुबह से लगी हुई हूँ आपके लिए। सो बीच बीच में सेशंस लेना एंड देन टाइम बचेगा तो वीडियो बनाना। सो वो हो गया मोटिवेशन कि आप में जो एनर्जी नहीं होने के बावजूद भी एनर्जी आ जाती है कुछ करने की, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। तो साइकोलॉजिकल स्टडी जो है मोटिवेशन की, वो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करती है कि हम क्यों करना चाहते हैं और हम क्या करना चाहते हैं। वाई पीपल डू एंड व्हाट दे डू, क्यों करते हैं और क्या करते हैं। वर्क प्लेस में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स का मोटिवेशन समझे, उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी नीड्स और उनकी ड्राइव्स को समझे कि सबॉर्डिनेट्स की नीड क्या है, वो क्यों करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो जब उनके मोटिवेशन पता होगा हमें, तो हम ज़रूर उनकी नीड्स एंड ड्राइव्स को चेक करते हुए उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में, वो है जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ये 3 अलग अलग टॉपिक है, इन तीनों को इन्होंने सब कैटेगरी में डाला है और हो सकता है 3 मार्कर में ये आपसे पूछ लें इस टॉपिक को डाल के। सो ये टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आप अच्छे से समझ लेना। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो है ओवरऑल जब आप उसका असेसमेंट करते हैं कंपनी में, तो वो किस तरह का शो कर रहा है अपना सेटिस्फैक्शन, वो कितना खुश है अपने जॉब से। सो जॉब आउटकम्स हम इसको लिंक करते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन को लिंक करते हैं उसके जॉब आउटकम से। जैसे कि एब्सेंटिज्म, कितनी ज़्यादा छुट्टियां मारा है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो छुट्टियां ज़्यादा मारेगा। एम्प्लॉय टर्नओवर, उसकी हेल्थ कैसी है, वो हेल्थ अच्छी होगी उसकी जब वो खुश होगा, अगर खुश नहीं है तो बीमार पड़ने लगे। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, देन वो कितना इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल प्ले कर रहा है। एटीट्यूडनल वेरिएबल्स जैसे कि जॉब इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ये कितना है उसमें ना। कमिटमेंट क्या होता है, अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टर्म आया था, इसका क्या मतलब है। अ ब्रीफ इन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड वैल्यूज, वो अगर पहली चीज वो एक्सेप्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल एंड वैल्यू क्या है। देन विलिंगनेस टू एक्सर्ट कंसिडरेबल एफर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरा डेडिकेशन से काम करे, कितना विलिंग है वो काम करने के लिए। सी अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिमेन अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कितना स्ट्रांगली वो चाहता है इसी कंपनी में काम करना, वो कितना डेडिकेटेडली काम कर रहा है ना, उसकी विलिंगनेस कितनी है, या सिर्फ चाहता है काम करके आ जाता है, उसका कोई डिजायर नहीं है, कहीं पे भी नौकरी मिल जाए चलेगा, बस नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा वाला तो नहीं है। तो 2 वेरिएबल्स है, एक होता है इंडिविजुअल वेरिएबल जिसको हम कंसीडर करते हैं इसमें एज, टेन्योर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम क्या वेरिएबल को चेक, ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो अनदर वेरिएबल है जिसमें हम क्या चेक करते हैं, टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स, पे, सुपरविजन, सोशल सपोर्ट, सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस एटसेट्रा। तो जो लोग कंपनी के किसी इवेंट में रेगुलरली आ रहे हैं उनको ज़्यादा हाई रिगार्ड दिया जाता है कंपनी के द्वारा, और जो कट मारते हैं उनको फिर कंपनी सोचती है कि इसको इंटरेस्ट नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो यहीं पे इसीलिए विलिंगनेस आया है। तो जो लोग कंपनीज में जॉब करते हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपको प्रमोशन जल्दी मिले और आपको आपका मैनेजर कंसीडर करे, तो आपका बहुत ज़रूरी है कि आपका सोशल सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, आपका सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस आपकी होनी चाहिए, है ना, टास्क आप अच्छे से करें, ये सारी चीज़ें ना। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या होता है, जो लोग होते हैं अगर वो ये परसीव करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस नहीं है, प्रोसीजरल एंड रिलेशनल दोनों ही लेवल पे, तो वो अपना मन हटा लेता है कंपनी से। तो कंपनी की ये ड्यूटी है कि दे शुड हैव जस्टिस इन देयर प्रोसेस, दे शुड बी जस्ट, उनको न्याय करना पड़ेगा लोगों की फीलिंग्स के साथ, लोगों का जो रिएक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और दूसरी अथॉरिटीज़ के प्रति, उस पे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना होगा। नाउ नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप वो प्रोसेस है जहां हम इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, सपोर्ट दे पाते हैं, मोटिवेट कर पाते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को इफेक्टिवली वर्क करने के लिए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। जो लीडरशिप है वो जॉब परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, सेटिस्फैक्शन देती है सबॉर्डिनेट्स को,
लीडर्स एंड मैनेजर्स में डिफरेंस होता है। इन्होंने दो और टर्म यूज किए हैं यहाँ पे इस लीडरशिप कैटेगरी में। लीडर्स एंड मैनेजर्स में क्या डिफरेंस है? जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनका सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का काम होता है, मतलब वो वर्क एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, जबकि और वो कॉम्प्लेक्सिटी से कोप करने की कैपेसिटी रखते हैं। लीडर्स की अगर मैं बात करूं तो लीडर्स का काम होता है उसी टास्क को जब करवाना है तो वर्क फोर्स को इंस्पायर भी करना पड़ेगा, मोटिवेट भी करना पड़ेगा, और कोई भी चेंज आए तो उससे कोप कैसे करना है उस पे लीडर काम करता है, मोटिवेट करता है। नेक्स्ट इज ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है? ग्रुप बिहेवियर वो इंटरेक्शन है जो इंडिविजुअल्स का एक कलेक्टिव एनवायरनमेंट में होता है ऑर्गेनाइजेशन में। जब बहुत सारे इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो ग्रुप बिहेवियर माना जाता है। ये जो इंटरेक्शंस होते हैं ये एक नीड सेटिस्फेक्शन का काम करते हैं इंडिविजुअल्स में। जब आप आपस में इंटरेक्ट करोगे तो आप कुछ सीखोगे, राइट? आप दूसरे को कुछ सिखा दोगे, तो ये पार्ट ऑफ कलेक्टिव है, और ये एक मेंबर्स के बीच में एक यूनिटी बनाने का भी काम करता है। तो जो लोग हैं ग्रुप में, वो जब इकट्ठा होके काम करते हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं एज कम्पेयर टू जब कोई सिंगल पर्सन वो काम कर रहा होता है। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ वर्क स्ट्रेस। वर्क स्ट्रेस क्या है? वर्क प्लेस स्ट्रेस भी कहते हैं हम इसको। ये वो स्ट्रेस है जो जॉब में इंसान को अपने जॉब के से होने लगता है, वो उसको हम जॉब स्ट्रेस कहते हैं। मतलब कि पीपल और उनके जॉब के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से अगर स्ट्रेस अराइज हो जाए तो हम वर्क प्लेस स्ट्रेस कहते हैं उसको। और रिसर्चेस जो है वो फोकस करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स, और उनका जो आउटकम है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्क प्लेस के स्ट्रेस पे। जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है इंसान और जिस तरह से वो पर्सन रिएक्ट करता है इन स्ट्रेसर्स को, वो उसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके बारे में हम जब ये टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड डेवलपमेंट। कल्चर का क्या मतलब होता है? कल्चर का मतलब होता है कुछ जो कॉमनली बिलीव्स हैं आपके, जो एटीट्यूड्स है, जो वैल्यूज हैं, जो सब पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ कैरी करता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है। कहीं बोलते हैं ना वर्क कल्चर बड़ा अच्छा है वहाँ का, कुछ कहते हैं वर्क कल्चर बहुत पुअर है, बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत खराब है। तो वो मतलब वहाँ की वैल्यूज कैसा है, एटीट्यूड्स कैसे है, लोग फ्रेंडली है कि नहीं है। तो बहुत तरह के कल्चर होते हैं, रिचुअल्स, सेरेमनीज, स्टोरीज, लैंग्वेजेस, जार्गन्स, लोगो, कॉर्पोरेट जोक्स, ये वाली चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम पे। किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, रिक्रूटमेंट आप किस तरह का करोगे, रिटेंशन एम्प्लॉयज़ की कितनी होगी, एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन कितना होगा, एम्प्लॉयज़ की वेलबींग कितनी होगी। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर खराब है तो ये सारे डिटीरियोरेट हो जाएंगे, और अगर कल्चर अच्छा है तो वो इंक्रीज होता जाएगा, इम्प्रूव होता जाएगा ना। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक रोज के रोज ग्रो करता है ना, डेवलप करता है, कुछ ना कुछ नया सीखता है। सिस्टेमिक प्रोसेस है ये एक तरह का, और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज भी आते हैं इसकी वजह से। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका फोकस यही होता है समझना और मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को। ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है उसको समझना जरूरी है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको मैनेज कैसे करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन करने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो कैसे करना है। इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेस करवाने में वर्क प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्टिव एंड काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर। प्रोडक्टिव बिहेवियर क्या होता है? प्रोडक्टिव बिहेवियर कोई भी एम्प्लॉय का बिहेवियर वो जो पॉजिटिवली गोल अचीव करने में कंट्रीब्यूट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को रीच करने में हेल्प करता है। 3 कॉमन जो फॉर्म्स होते हैं प्रोडक्टिव बिहेवियर के किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या दिखेगा? जॉब परफॉर्मेंस कैसी है, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर कैसा है, एंड इनोवेशन कितना है।
काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर क्या होता है एम्प्लॉय का? वो बिहेवियर जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अगेंस्ट जाता हो, तो वो बिहेवियर में इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉजेज एंड मोटिवेशंस हो सकते हैं जिस वजह से इंसान ऐसा करता है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। और ये हमें पता कैसे चलेगा कि नेगेटिव है या काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर है वो? अगर वो इन इफेक्टिव जॉब बिहेवियर है, एब्सेंटिज्म ज़्यादा हो रहा है, जॉब टर्नओवर कम होता जा रहा है, थेफ्ट, वायलेंस, सब्सटेंस अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये वाली चीज़ें दिखती हैं, तो ये नेगेटिव में चला जाता है कंपनी के लिए। Last topic of today's video is work-life balance, which is the major concern nowadays. Balance जब इंसान अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में नहीं कर पाता तो वो वर्क लाइफ इम्बैलेंस वाली सिचुएशन हो जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन करना है वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट सिखा सकते हैं। जैसे इसमें जो दूसरे रोल्स की बात कर रहे हैं वो क्या क्या है वर्क के अलावा? फैमिली, पर्सनल एक्टिविटीज, लीजर, कम्युनिटी, रिलीजन, ये वाली चीज़ें। जब कोई पर्सन इसको ढंग से नहीं कर पाता तो वो वर्क लाइफ इम्बैलेंस का शिकार हो जाता है, और अगर कर पाता है तो वर्क लाइफ बैलेंस कहलाता है। वर्क फैमिली बैलेंस जो है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस देता है इंसान को, लेकिन अगर यही इम्बैलेंस हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन जाती है। कॉन्फ्लिक्ट बाय डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, मतलब कि वर्क लाइफ के बीच, वर्क एंड फैमिली के बीच में, या फिर फैमिली से वर्क में। अगर फैमिली में इशू चल रहा है तो वर्क पे इम्पैक्ट करेगा, अगर वर्क पे इशू चल रहा है तो वो फैमिली पे इम्पैक्ट करेगा। तो दैट इज वाई इट इज बाय डायरेक्शनल वर्क लाइफ बैलेंस। सो दैट इज वाई इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको कैसे, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें, क्या इलाज है इसका? इसका इलाज है रिसोर्सेज, वर्क, फैमिली डिमांड्स, साइज, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ये कैसी है। जेंडर, देन डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द फैमिली, किस वो चीज़, एंड देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन। आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है? एब्सेंटिज्म ज़्यादा होगा, टर्नओवर, इंटेंशंस, करियर, जॉब डिससेटिस्फैक्शन दिखेगा, पुअर परफॉर्मेंस, डिप्रेशन, सोमैटिक सिम्टम्स, सोमैटिक मतलब बॉडी में सिम्टम्स आने लगेंगे, अनप्लीजेंट मूड होंगे, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, मूड, एंजाइटी, सब्सटेंस डिपेंडेंस डिसऑर्डर्स, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। इसीलिए आपको ध्यान में देना पड़ेगा इन सारे फैक्टर्स को कि क्या हो रहा है क्लाइंट के साथ, एम्प्लॉय के साथ। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट 1 ब्लॉक 1 MPCE 031। प्लीज़ वॉच करें और मुझे कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, सो दैट आपका जो कमेंट आएगा वो मुझे मोटिवेट करेगा आगे के वीडियोस बनाने के लिए। Thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Take care. Bye bye.